जैसे जैसे बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किला बचाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि बीजेपी किले में सेंध लगाने की। और खास तौर पर बीजेपी ने इस बार बंगाल चुनाव में सारे घोड़े खोल दिए हैं, चाहे वो राम के नाम को भुनाने की बात हो या फिर बंगाल में रथ यात्रा से माहौल बनाना हो। क्या बीजेपी बंगाल में भी राम और रथ के सहारे ही चुनाव जीतना चाहती है? এখন কি করুচি রথযাত্রা করুচি রথযাত্রা আমরা সবাই যাই পুরীতে আমাদের ইস্কনের রথযাত্রা হয় জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার আমরা পূজা করি জগন্নাথ থাকেন রথে বলরাম থাকে রথে সুভদ্রা থাকে রথে আমি তো ইস্কনের রথ প্রতিবার টানি আমি পুরীতে গেলে জগন্নাথ দেবের পূজা দিই আমার বাড়িতেও পুজো হয় পুরীর দৈত্যপতিরা আমার বাড়িতে এসে পুজো করে যান আমরা জানি এসব। ममता बनर्जी जिस रथ यात्रा की बात कर रही हैं, वो यही है। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा ने ममता बनर्जी के पारे को और बढ़ा दिया है। ममता का आरोप है कि बीजेपी रथ यात्रा के सहारे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने वोटरों को लुभाने के लिए बंगाल की 294 सीटों पर रथ यात्रा का प्लान बनाया है। किसी मुख्यमंत्री को बदलने की परिवर्तन यात्रा नहीं है, ये परिवर्तन यात्रा है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करने की यात्रा है। तो ये परिवर्तन यात्रा एक्चुअली जनमाध्यम के पास जाने की एक तैयारी है, बट एट द सेम टाइम कहीं एक अलिखित अस्पष्ट एक तो हिंदुत्व वाली बात भी इसमें आ जाती है। क्या बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा की तुलना बीजेपी की 1990 की लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से की जा सकती है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस रथ यात्रा ने बीजेपी की किस्मत ही बदल दी थी। तो क्या इस बार इस परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए बीजेपी बंगाल में सत्ता तक पहुंचने में सफल होगी? 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से यूपी के अयोध्या तक पहली बार रथ यात्रा की थी। भव्य राम मंदिर के निर्माण का लक्ष्य लेकर आडवाणी ने ये रथ यात्रा की थी। इस रथ यात्रा की वजह से बीजेपी को एक नई राजनीतिक पहचान मिली। कई लोगों ने इस रथ यात्रा को बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने का कारण भी माना था। ये आडवाणी की रथ यात्रा का ही नतीजा था कि 1984 में 2 लोकसभा सीटों वाली पार्टी 1998 में 182 सीटों वाली पार्टी बनकर देश की सत्ता में आ गई। सवाल है कि क्या और राज्यों की तरह बंगाल में भी कमल खिला पाएगी बीजेपी? पहली बात तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी जी के जो चिंतन थे उसके साथ इसके चिंतन मिलते नहीं, और बीजेपी के अंदर भी नेतृत्व के साथ साथ उनके चिंतन में भी परिवर्तन आए हैं। रथ का मतलब ही हम जैसे एक धर्मीय जगह से सोचते हैं। हाँ, वी ऑलवेज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। क्यों रिलीजन से मतलब बीजेपी की आइडेंटिटी एक रिलीजन आइडेंटिटी के साथ ही जुड़ी हुई है, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ के जो बेस है, यहाँ के जो बैकग्राउंड है, उसमें सिर्फ रिलीजन से बात नहीं चलेगी। 1990 में जब आडवाणी रथ यात्रा कर रहे थे, उस वक्त ममता बनर्जी कांग्रेस के युवा नेताओं में गिनी जाती थीं। उनकी लड़ाई उस वक्त बीजेपी से नहीं बल्कि बंगाल की सत्ता पर काबिज लेफ्ट फ्रंट से थी। लेकिन तब से अब तक हालात बदल चुके हैं। अब ममता के लिए बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि वो बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। সেই রথে বিরিয়ানি মাংস পোলাও থেকে ছানা কাবাব থেকে শুরু করে बीजेपी ने ममता की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वो जानते हैं कि ममता को घेरने के लिए राम और रथ का मुद्दा बंगाल में काम आ सकता है। इसलिए ऐसा कोई मंच नहीं है जहां पर इस बार बीजेपी राम के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रही हो। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। हर रैली में वो राम का नाम लेने से परहेज भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो बीजेपी ये जानती है कि राम के नाम के सहारे बीजेपी की नैया बंगाल में पार लग ही जाएगी।
आपको याद होगा, इस बार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के दिन कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में इस कार्यक्रम के दौरान ममता के भाषण से पहले जब राम नाम का जयकारा लगा तो ममता किस तरह गुस्सा हो गई थी। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। पीएम मोदी ने ममता के तल्ख तेवर पर उस दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन 7 फरवरी को बंगाल के हल्दिया में हुई चुनावी रैली में राम के नाम को लेकर ममता बनर्जी पर जरूर हमला बोला। मैं फुटबॉल की भाषा में कहना चाहता हूं, टीएमसी ने एक के बाद एक कई फाउल कर लिए हैं। बंगाल के लोग सब देख रहे हैं, इसलिए अब बहुत ही जल्द बंगाल तृणमूल को राम कार्ड दिखाने जा रहा है। बंगाल में राम के नाम पर बीजेपी को वोट मिलेगा या नहीं, इसे लेकर राजनीतिक जानकारों में अलग अलग राय है। पश्चिम बंगाल में जीत की उम्मीद में बीजेपी दिन रात एक किए हुए है। जीत के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना रही है। पश्चिम बंगाल में जातीय समीकरण के जरिए जीत हासिल करना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी की नजर खास तौर पर बंगाल के दलित वोट बैंक पर है। बीजेपी की कोशिश है कि अगर ये वोट उनके हिस्से में आ जाए तो बंगाल में पहली बार कमल खिल सकता है। बंगाल में दलित समुदाय अहम क्यों है, इसे समझने के लिए ये तथ्य समझिए। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी करीब 9 करोड़ है। इसमें से करीब 24% दलित है, यानी संख्या के लिहाज से करीब 2 करोड़ 14 लाख दलित समुदाय के हैं। बंगाल के दलित समुदाय का अहम हिस्सा है मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय के वोटर इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बंगाल के दलित समुदाय में 16% मतुआ वोटर्स हैं, यानी कि इनकी संख्या करीब 35 लाख है। भारत बांग्लादेश सीमा से सटे नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिले में मतुआ समाज बड़ी संख्या में रहता है। इन 3 जिलों की 81 सीटों में से करीब 30 सीटों पर मतुआ समुदाय का असर है। इनमें से कम 21 सीटें ऐसी हैं जिसमें मतुआ वोटर्स जीत और हार के बीच का फासला तय करते हैं। दलित समुदाय की वोट बैंक हैज़ बीन ऑलवेज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वोट बैंक, ठीक है। और ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, सब दल के लिए, सब दल बीजेपी, बट इस राज्य में दलित वोट बैंक को बीजेपी को लुभाने की कोशिश ये बहुत अनोखा है। हाँ, क्योंकि आपने सुना है नमशूद्र जो हैं और आपने मतुआ के बात सुने होंगे, ये सब जो है ये तो बहुत ही बड़ी वोट बैंक है। यहाँ पे ट्राइबल वोट बैंक बहुत बड़ी वोट बैंक है। लास्ट टाइम बीजेपी के आने के पीछे ट्राइबल वोट बैंक की बहुत बड़ी, सो उस तरीके से बीजेपी को दलित लोगों के साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है ताकि वो वोट बैंक उनको मिले और वो वुड बी अ वेरी हार्ड लार्ज सेक्शन ऑफ द वोट बैंक। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 21 सीटों में से 18 सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी भी समझ चुकी है कि इलाके पर कब्जा करने के लिए मतुआ वोटर्स को अपनी तरफ लाना होगा। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 11 फरवरी को उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर को अपनी रैली के लिए खास तौर पर चुना। ठाकुर नगर को मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। बांग्लादेश की सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है उत्तर 24 परगना जिले का ये छोटा सा कस्बा। मतुआ समुदाय बांग्लादेश में हरिचंद ठाकुर को मानने वाले नामशूद्र लोग हैं। 1947 के बाद से बांग्लादेश से सटे हुए उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नदिया के अलग अलग जगहों पर मतुआ समुदाय के लोग आने लगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास न अपनी जमीन थी और न ही भारत में रहने के लिए यहाँ की नागरिकता। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि ठाकुर नगर दौरे में अमित शाह मतुआ समुदाय के आराध्य माने जाने वाले श्री श्री हरिचंद ठाकुर के मंदिर भी गए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से ठाकुर नगर समेत मतुआ समुदाय के लोगों को यह भरोसा दिया गया था कि नए नागरिकता कानून के तहत हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इस वादे की वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां उनका वोट प्रतिशत बढ़ा भी, लेकिन बीजेपी अभी तक वो वादा पूरा नहीं कर सकी है।
हमने सीए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। मतुआ समुदाय का मूड क्या है? क्या वो बीजेपी के साथ है या फिर तृणमूल कांग्रेस के साथ? मतुआ समुदाय के लोग सीपीएम से सालों से जो उम्मीद करती रही वो पूरी नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी ने भी जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी का मतुआ समुदाय के करीब जाने की कहानी भी काफी रोचक है। साल 2009 से ही ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के करीब जाने की कोशिश करने लगी थी। 2010 में ममता बनर्जी ने बड़ू माँ को मतुआ समुदाय का मुख्य संरक्षक बनाया। इसके कुछ साल के बाद मतुआ वेलफेयर बोर्ड भी बनाया गया। बड़ू माँ के बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने 2014 में बनगांव लोकसभा सीट से तृणमूल के टिकट पर जीत हासिल की थी। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ममता ठाकुर ने वहां से जीत हासिल की, लेकिन मतुआ समुदाय जिस परिवार से संचालित होता है, अचानक उसी ठाकुर परिवार में दरारें आ गईं। इसकी वजह से सुब्रतो ठाकुर, जो कि बड़ू माँ का पोता है, उसने बीजेपी के टिकट पर ममता ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ा। सुब्रतो के पिता मंजूल कृष्ण ठाकुर भी तृणमूल से बीजेपी में शामिल हो गए। मंजूल के दूसरे बेटे शांतनु ठाकुर भी बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल वो बनगांव से सांसद हैं। इसको लेके कोई हमने माइलस्टोन खड़ा नहीं किया हूँ कि इस समय के अंदर कर देना है, क्योंकि हम लोगों को भी पता है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी बोले हैं कि कोविड एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हम भी देखें, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो बाहर आके कैसे इसको रूल फ्रेम करेगा और कैसे क्या करेगा। लेकिन हमको तो किसी के ऊपर भरोसा रखना है, तो हम भरोसा दिला रहे हैं कि ये होगा। ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लोग एक्चुअली मतुआ संप्रदाय के लोग जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य में क्या है। तो ये मतुआ वोट बैंक एक्चुअली दोनों तरफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप ध्यान में रखिए कि डेवलपमेंट की जगह ये सीएए यहीं पे बहुत बड़ी मुद्दा बन गया है, तो आई थिंक द प्राइमरी मुद्दा। तो इसके चलते मुझे लगता है मतुआ वोट बैंक विल बिकम वेरी वेरी बिग फैक्टर। बंगाल में दलितों का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है राजवंशी समुदाय। करीब 17% संख्या के साथ ये बहुत ही प्रभावशाली समुदाय माना जाता है। उत्तर बंगाल में बड़ी संख्या में ये लोग रहते हैं और खास बात यह है कि बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में राजवंशी समुदाय वाले इलाकों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। उत्तर बंगाल का कूच बिहार इलाका राजवंशी समुदाय का गढ़ माना जाता है। बीजेपी इसकी अहमियत जानती है। अमित शाह ने यहाँ हाल ही में यहाँ से चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा को कूच बिहार से झंडी दिखाई थी। इसके बाद उन्होंने कूच बिहार के रश मेला ग्राउंड से बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के बाकी रथों को भी रवाना किया। परिवर्तन यात्रा है किसानों की स्थिति को सुधारने की, उनकी गरीबी को समाप्त करने की परिवर्तन यात्रा है। उत्तर बंगाल में राजवंशी समुदाय का वोट क्यों अहम है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर ध्यान देना जरूरी है। उत्तर बंगाल की 30% आबादी राजवंशी समुदाय की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। टीएमसी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। इसलिए बीजेपी इस बार विधानसभा चुनावों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अर्बन द इलेक्शन द वोट बैंक इज देयर, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की जो जगह है बीजेपी के लिए आर टू दी स्मॉलर माइनॉरिटी ग्रुप्स। उनके ज़रूरतें और उनके पास पहुंचने से डेफिनेटली लाइक द मतुआस, राजवंशी भी बहुत बड़ी एक फैक्टर बनने वाली है अगले चुनाव में। अपने कूच बिहार दौरे में अमित शाह मदन मोहन मंदिर भी पहुंचे। यहां उन्होंने राजवंशी समाज के बड़े नेता अनंत महाराज से मुलाकात भी की। दरअसल ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है कूच बिहार का, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। और सबसे बड़ी खासियत है पूरे कूच बिहार में इस मंदिर की खासियत यह है कि 15 दिन का रासोत्सव भी इसी मंदिर के प्रांगण से शुरू होता है और पूरे नॉर्थ बंगाल के लोग इस रास मेला में पार्टिसिपेट करते हैं। बंगाल और असम से सटे इस इलाके में राजवंशी समुदाय का काफी प्रभाव है। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार की 5 सीटें और कूच बिहार की 9 सीटों पर राजवंशी समुदाय जीत और हार का फैसला तय करते हैं। इसके अलावा बंगाल बॉर्डर से सटे असम की कोकराझार जिले की 3 सीटें, धुबरी की 5 और दक्षिण सालामार मानकाचर जिले की 2 सीटों पर भी राजवंशी समुदाय का काफी प्रभाव है।
बीजेपी इस इलाके में एक तीर से दो शिकार करना चाहती है, क्योंकि बंगाल के साथ साथ असम में भी चुनाव होना है। बीजेपी ने अगर दलित समुदाय के राजवंशी और मतुआ समुदाय को साध लिया तो फिर टीएमसी के लिए मुश्किल हो सकती है। अभी भी चुनाव में 2 महीने हैं। ऐसे में अगर बीजेपी और तृणमूल दोनों अगर दलित समुदाय को लुभाने के लिए नई घोषणाएं कर दें तो आश्चर्य नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।